तो अभी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास पे। अभी जो अपना न्यू टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा ये छोटा सा ये क्वेश्चन जो है जो थोड़ा बाकी रह गया था उसे पूरा कर लेते हैं। तो ये जो आया, ये अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस लेफ्ट साइड पे जो नेट टॉर्क होगा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमने इक्वल कर दिया यहाँ से। अब ये L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अपने को इसमें फाइंड आउट क्या करने के लिए कह रहा है, टेंशन। तो देयरफॉर टेंशन इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2n tan 20 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। 2 इंटू n की वैल्यू जो है हमें पता है कितना है, नॉर्मल रिएक्शन 200 पहले भी निकाल चुके हैं, 250 न्यूटन इंटू ये tan 20 की वैल्यू है 0.364। तो सबको मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिला 182 न्यूटन। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन जो अभी अपना टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे किसके बारे में, सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो आइए जो है हम लोग जो है देखते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें हम लोग जो है ये देख सकते हैं कि अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास, अब क्या है ये सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का नाम आते ही हमें एक बात तो क्लियर हो जाता है कि कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि कोई एक सिस्टम है और यह सिस्टम अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिल करके बना है तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर, मास का सेंटर किधर होगा, सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये सिस्टम n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना है तो यहाँ पर कहीं पर इसका एक जो है सेंटर ऑफ मास होगा, एक पॉइंट जहाँ पे हम आप क्या समझेंगे कि अ पॉइंट वेयर देयर ऑल द मासेस ऑफ द सिस्टम इज टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब एक ऐसा पॉइंट सिस्टम का जहाँ पे सारा मास उसका कंसंट्रेट है, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक, तो ये जो है ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक, मतलब ऐसा पॉइंट किसी सिस्टम का जहां पर उसका सारा मास क्या हो, कंसंट्रेट हो, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ओके, तो यहां से सेंटर ऑफ मास आ गया। अभी जरा सा ये तो मान लीजिए अपने समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास ये चीज है। जैसे कि थोड़ा और बात करते हैं, जैसे कि कोई एक रॉड ले लिया जाए, करेंगे इसका डिटेल में स्टडी, लेकिन थोड़ी सी जो है जनरल स्टडी ऐसे करते हैं। अगर एक रॉड है और इसकी लेंथ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसकी लेंथ L है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हमने पाया, जब हमने इसको किसी एक ऐसा पॉइंट बिल्कुल एकदम से जो है निडल पर ऐसा इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाया जो है, तो पाया कि जो है इसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर आया, जो बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर। ठीक, उनके लेंथ के मिड पॉइंट पर आया। ऐसे ही जो है बहुत सारी चीजें जो है, डिस्क लिया मैंने, तो डिस्क को देखा कि इस डिस्क को जब मैंने इसके बिल्कुल सेंटर पर ऐसा होल्ड किया तो पाया कि ये क्या आ गया, सेंटर पर आ गया। तो फिर हमें ये समझ में आ गया कि अगर कोई डिस्क हो जिसकी रेडियस क्या हो, r हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब एक क्लियरेंस होता चला गया। अब आइए जरा सा डिटेल स्टडी करते हैं कि सेंटर ऑफ मास आखिरकार कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे, और उसका जो है मैथमेटिकल व्यू क्या क्या है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, अगर हम लोग बात करें सेंटर ऑफ मास के बारे में कि कोई टू पार्टिकल सिस्टम है, सपोज कीजिए कि कोई 2 पार्टिकल सिस्टम है, कैसे कुछ तो भी ये XY प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर कोई 2 ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन वेक्टर, ये मान लीजिए इसका मास क्या है m1 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r1 है, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है
जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है, और इसका मास क्या है, M2 है। ठीक, अब हमने जो है इसके सेंटर से मिलती हुई एक लाइन हमने प्लॉट किया और इमेजिन किया कि इस 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं इसके बीच में, या किसी थोड़ा सा इसके एक जनरल पॉइंट मैंने ले लिया कि ये यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का मतलब हो गया जहाँ पे सारा मास क्या है, कंसंट्रेटेड। अगर मैंने कहा कि इसका मास क्या है, कैपिटल M है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट where all the masses of the system can be is to be concentrated या can be concentrated। ठीक, तो यहाँ से इसका टोटल मास का जो सम है वो यहाँ चला गया, और इसकी जो पोजीशन वेक्टर है, इस वाले मास की जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन वेक्टर है, उसे हमने जो है कुछ तो भी RCM लिया, जो है वेक्टर RCM। ऐसा है तो नहीं, लेकिन ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये कोई तो भी इन दोनों का जो सम है वो यहाँ है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से इसका जो है mg, जो ये mg जो फोर्स है वो एक्टिंग डाउनवर्ड, और यहाँ से जो इसका फोर्स है वो m1g, और ये इधर जो है m2g, और ये यहाँ पे क्या, कैपिटल mg। तो अगर इस पूरे सिस्टम को ओरिजिन के अबाउट रोटेट कराया जाए तो इनका जो रोटेशनल जो टॉर्क है वो क्या आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का रोटेशनल टॉर्क इनके रोटेशनल टॉर्क के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि ये जो ऐसा कैपिटल M इंटू G, ठीक है, इंटू RCM, ठीक है, आप चाहे तो ऐसा वेक्टर में भी ले सकते हैं, इंटू RCM इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पहले वाले का M1G वेक्टर R1 और प्लस दूसरे वाले का क्या है M2G प्लस M2G और ये वेक्टर R2। तो आप देख रहे हैं G कॉमन होकर कैंसिल हो गया, RCM इज इक्वल सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। ये आपकी पहली हेडिंग है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, 2 पार्टिकल से मिलके बना है। तो ये आ गया आपका सेंटर ऑफ मास M1R1 प्लस M2R2 अपान, और अगर ये यहाँ पे Z एक्सिस भी है, वाली ये यहाँ पे Z एक्सिस भी है, तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएगा, अपान क्या हो गया, कैपिटल M। अब मुझे पता है कि कैपिटल M मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो इसे एक लाइन और जरा सा बढ़ा देते हैं कि RCM इज इक्वल्स टू क्या आ गया, M1R1 प्लस M2R2 अपान M1 प्लस M2, ये लीजिए आपका डेरिवेशन आ गया। ओके, अब अगर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो सिंस वी नो हम लोग जानते हैं, वेक्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वी नो दैट R1 वेक्टर R1 इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है, और अगर 1 है तो x1 y1 z1, और R2 इज इक्वल्स टू x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप एंड RCM इज इक्वल्स टू RX i कैप प्लस RYJ कैप प्लस RZ k कैप। ओके, अब अगर इनकी ये वैल्यूज इधर रखी जाए और इसे जो है xi का लिया जाए तो ये हो जाएगा M1 x1, और इधर से क्या होगा M2 x2, तो और ये यहाँ से Rx कंपेयर करेंगे, तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग वी गेट Rx इज इक्वल्स टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, Ry
इज इक्वल्स टू m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड rz इज इक्वल्स टू m1z1 प्लस m2z2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा जो है ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आएंगे। और अगर 2 की बजाय ये 3 होते तो बस एक लाइन और बढ़ जाएगा, m3x3 m3y3 m3z3। ये इस तरह से जो है इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गए। अच्छा, अब अगर हम लोग यही इमेजिन करें कि इफ दिस सिस्टम इज कंसिस्टिंग विथ n number of particles having masses m1 m2 m3 dot mn and its position vector from origin is r1 vector r1 vector r2 vector r3 vector r4 dot vector rn। तो ये जो इक्वेशन है इसमें m3 r3 vector r3 dot mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 dot mn हो जाएगा। ठीक, तो आइए उसको भी एक बार जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का देख लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि if this system is consisting with a n number of particles, if this system is consisting with a n number of particles, ये इसके बाद की स्टोरी। if this system is consisting with a या consists with a n number of particles, if this system is consists with a n number of particles, if system is consist with n numbers of particles, n number of particles having masses m1 m2 m3 m1 m2 m3 dot mn and its position vector is r1 vector r1 vector r2 vector r3 dot vector rn from origin ठीक है, origin then RCM वेक्टर RCM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 r1 m2 r2 m3 r3 प्लस डॉट 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 mn rn। ओके, ये हो रहा है ना, mn rn अपान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। तो ये तो हो गया आपका जो है RCM। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वेक्टर RCM आ गया। अब इसे थोड़ा सा और मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, RCM वेक्टर RCM इज इक्वल्स टू समेशन ओवर mi ri I इक्वल्स टू 1 to n अपॉन समेशन ओवर mi I इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, ये यहां से जो है ये पूरा हुआ। ये हो गया RCM। सिमिलरली अब यहीं से अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो XCM जो ये RCM है इसे हम लोग XCM i कैप या RX i कैप RY ऐसा भी कह सकते हैं,
और RCM को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप, ऐसा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद मिलेगा XCM इज इक्वल्स टू समेशन ओवर XI RI समेशन ओवर MI XI I इक्वल्स टू 1 to n अपॉन समेशन ओवर MI I इक्वल्स टू 1 to n। ये हमारा क्या है, समेशन, ठीक है। ये इस तरीके से XCM। सिमिलरली XCM, फिर ऐसे ही YCM की बात करें तो YCM इज इक्वल्स टू समेशन ओवर MI YI I इक्वल्स टू 1 to n अपॉन समेशन ओवर MI I is equals to 1 to n। and लास्ट में सिमिलरली ZCM is equals to summation over I equals to 1 to n MI ZI और समेशन ओवर I equals to 1 to n और ये MI, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका जो है ये जो सीक्रेट मास डिस्ट्रीब्यूशन था M1 M2 M3 Mn से मिलकर एक सिस्टम बना, उसका सेंटर ऑफ मास जो आपने निकाला वो कुछ इस तरह से जो है होगा। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा सा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। नोट कीजिए आप लोग फटाफट। अब नेक्स्ट हेडिंग इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आइए हम लोग उस पर जरा बात करते हैं। तो जो ये सेंटर ऑफ मास हम लोग M1 M2 M3 कई सारे पार्टिकल को लेकर के किया करते थे। अब क्या हुआ कि मैं आपको एक बहुत अच्छा सटीक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए, आपको समझने के लिए दे रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं और हो भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, यू जस्ट इमेजिन कि ये जो बातें हमने किया, M1 है, M2 है, M3 है, ये कि ये कुछ ऐसे जो है, मान लीजिए प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े थे, पीसेस थे, जिनका मास M1 M2 M3 Mn हमने लिया और एक जो है बंच बनाया। जैसे गट्ठर बनाते हैं हम लोग कभी कभी कुछ जो है खाने की चीज़ों या अनाज को ऐसा गट्ठर बनाते हैं ना, जो हम ऐसा लेकर के इसमें रख के और ऐसा बांधते हैं तो एक उसका जो है सिस्टम तैयार हो जाता है, मतलब कलेक्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब वो एक सिस्टम है। अब आप अगर उसे लेकर के थ्रो करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ, अब उसके मोशन में उसके सेंटर ऑफ मास का रोल होता है, क्योंकि आपने उसको एक बंच बना दिया। अब आप ऐसा ही इमेजिन कीजिए कि छोटे छोटे क्या थे, स्मॉल पीसेस ऑफ क्या थे, प्लास्टिक्स थे, जिसको आपने एक बंच बनाया और उसका सेंटर ऑफ मास कुछ इस प्रकार से निकाला, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। यू जस्ट इमेजिन कि अगर मैं इस पूरे जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कहीं पर जो है किसी पॉट में रख के उसको मेल्ट कर दूं, मेल्ट करने के बाद अब उनका एक जो है सिस्टम बना दूं, फिर ठीक वैसे ही तो आप देखेंगे कि जो M1 M2 M3 Mn थे अब वो किधर गए। अब हम ऐसा बता नहीं सकते कि वो किधर गया, मतलब कि अब अगर हम आप चाहे उसमें से ये M1 है, ये M2 है, ये M4 है, ये M5 है, M8 है, जो भी है, अब अगर एक को ऐसा बता पाना बहुत ही मुश्किल है। अब जब हमने उसको देखा कि वो मेल्ट होकर के जब एक सिस्टम बन गया तो वहाँ क्या हो गया कि बिल्कुल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, उनके बीच में जरा भी कहीं गैप नहीं है, या गैप है भी तो वेरी 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 स्मॉल जो है गैप बिटवीन द। अब वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, पीस में हो, पीस से जो है अब वो किसमें, मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन में चले गए जो है। इसका मतलब कि अब वो जितना पार्ट था M1 या M2 या कोई सा उसका एक पार्ट, उतने में कितने मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जो ये M1 होता था या M2 होता था, अब उसमें बहुत सारे मासेस हो गए, मतलब मॉलिक्यूल्स हो गए। वो कितने DM1 DM2 DM3 उसमें बहुत सारे इन्फिनाइट जो है मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे जो है। तो हमने यहां से ये कहा कि इफ मतलब एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, कंटिन्यूअस, हेडिंग है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास की बात करने जा रहे हैं जो है। तो यहां से आप करेंगे जो है कि इफ m, मतलब जो ये m1 था, m1 स्टैंडिंग टू क्या हो जाए 0, मतलब ये सब इसमें dm1 dm2 dm3 इसमें कन्वर्ट होने लग जाए, ठीक है। और सॉरी, तो इफ m1 स्टैंडिंग टू 0 देन समेशन विल चेंज इन इंटीग्रेशन। अगर वहां के जो कैलकुलेशन जो क्या हो गए वेरी 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 स्मॉल, तो समेशन विल चेंज इन इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर RCM वेक्टर RCM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RDM अपान ये DM, ठीक है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? वेक्टर RCM इज इक्वल्स टू ये वेक्टर R ही रहेगा RDM, ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। हमेशा आप याद रखना, जैसे डेल्टा टी स्टैंडिंग टू 0 तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी dx अपॉन dt में कन्वर्ट होता है, वैसे ही जो इसका मेन ऑपरेटिंग पॉइंट मास जो जिससे वो सारी चीजें होती हैं जो है, वो अगर क्या हो जाए वेरी 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 स्मॉल, मतलब m1 स्टैंडिंग टू क्या हो गया वेरी स्मॉल, किसमें चला गया DM में, तो फिर समेशन उसका किसमें चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो ये अपना जो है इंटीग्रेशन में आ गया। सिमिलरली ऐसा x y z कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, तो XCM YCM और ZCM आप कैसे बताएंगे? आप जरा इनके बारे में देखिए। सिमिलरली इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आगे लिखें, सिमिलरली इन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा XCM इज इक्वल्स टू क्या XDM अपॉन DM, YCM इज इक्वल्स टू YDM अपॉन DM एंड ZCM इज इक्वल्स टू ZDM अपॉन ये DM। तो ये यहाँ से आपका जो है क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास की जो है थियरी हो गई। अच्छा, यहाँ आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। तो और जो है थोड़ा सा इसमें चाहे तो आप एक बदलाव ला सकते हैं कि जो ये है ये यही क्या होता है टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो RDM को आप ऐसा, अगर कहीं ऐसा कैपिटल M नीचे आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, ये वही है। तो मतलब जैसे ये YDM अपान ऐसा मास आए तब भी एक ही बात हुई है ना, ऐसा जो है ZDM अपान पूरा मास आए तब भी एक ही बात हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है बिल्कुल ये पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा 1 बाई 1 टर्न बाई टर्न क्या करते हैं, एक एक जो है डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में ये जो है मासेस दिए गए हैं, उनके सेंटर ऑफ मास को पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। तो आइए बात करते हैं किस पर, बहुत सारा दे रखा है इसने, एक एक पे करके बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दे रखा है इसने, लगभग आपको 10 पॉइंट दिए हैं डिस्कस करने के लिए। तो ठीक है, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग टर्न बाय टर्न। देखिए अब अगर हम लोग बात करें, जैसे कि पहला इसने दे रखा है सिस्टम ऑफ टू
2 point masses, center of mass divided the distance in inverse proportion of the masses. ओके, ये तो हमने ऐसा कर लिया जो है। अब है जो सबसे थोड़े अच्छे हैं उन पे डिस्कस करते हैं। कह रहा है एनी ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिफॉर्म डेंसिटी सेंटर ऑफ मास एट अ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट एक जो है उसने इस तरह से जो है आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट की बात की। ठीक, तो यहाँ पर वो इस तरह से एक्स एक्सिस लेता है और ये यहाँ पर ऐसे वाई एक्सिस लेता है और तो ये एच हाइट है। आप देखो सेंटर ऑफ मास क्या है, सी। सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग इसको सी मान लेते हैं तो एक्स सी एम, यहाँ पे आपको ऐसा डेरिवेशन नहीं समझना है। एक्स सी एम इज इक्वल्स टू क्या है, 0 एंड वाई सी एम इज इक्वल्स टू, यहाँ इसने खुद ही बता रखा है, h/3। अब अगर हम लोग बात करें किसी दूसरे के बारे में, जैसे कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट, यहाँ पर जो है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है मान लीजिए ये डिस्टेंस उसने y लिया हो और ये डिस्टेंस उसने x लिया हो, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास आएगा कि एक्सियम सेंटर ऑफ मास, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है, तो एक्सियम इज इक्वल्स टू x/3 एंड YCM इज इक्वल्स टू y/3। ये पोजीशन होगा x का, x यहाँ से ओरिजिन से इसका जो है x/3 है, इसका y/3 लेने पर जो ये पॉइंट आएगा वही पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अब है थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r, वेरी इंटरेस्टिंग। थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r, लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सेमी सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस क्या है, r रेडियस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो आइए देखते हैं, जो है ये भी रेडियस है और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, ये भी इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, और ये भी इसका क्या होगा, रेडियस ही होगा। ओके, यहाँ से आप देखेंगे तो एक्स सी एम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स सी एम इज इक्वल्स टू 0, बट वाई सी एम की बात करें तो अब ये वैल्यू आएगा 2r/पाई, 2r/पाई, मतलब कि 2r जो भी इसकी रेडियस है उसमें पाई से डिवाइड करने पर ये y एक्सिस पर यहाँ कहीं पर तो भी इसका जो है क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अभी है नेक्स्ट, थिन सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, थिन सेमी सर्कुलर डिस्क। आइए हम लोग जो है डिस्क के बारे में डिस्कस करते हैं। थिन सेमी सर्कुलर डिस्क, थिन सेमी सर्कुलर डिस्क। अब अगर सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करें तो बिल्कुल ये रिंग था और ये जो है क्या है, डिस्क है, बिल्कुल सेम टू सेम स्टोरी है। ये रेडियस r है, ठीक है, बस डिस्क मतलब ये जो है सॉलिड है, ऐसा प्लेन है, ठीक है, और उसमें क्या था कि केवल यहाँ पे मटेरियल है और यहाँ पूरे इसके एरिया भर में क्या है, मटेरियल से है, क्योंकि ये डिस्क है। तो आइए जो है इसका सेंटर ऑफ मास देखते हैं। XCM इज इक्वल्स टू 0, YCM इज इक्वल्स टू 4r/YCM इज इक्वल्स टू 4r/3 पाई, ओके, एंड XCM इज इक्वल्स टू क्या है, 0, मतलब YCM इज इक्वल्स टू 4r/3 पाई से डिवाइड करने पर y एक्सिस पर ही इसका सेंटर ऑफ मास है और x एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास नहीं होता, ये इसके सिस्टम के अंदर उसके मटेरियल में होता है जो है, ठीक है। ये इस प्रकार से। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है हेमी स्फेरिकल शेल। अगर हम लोग